गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 20 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया गया विधानसभा में आगामी 2025 और 26 के लिए। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ से 3-4 प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए भी दूंगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा और लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को 2-3 प्रश्न लिखने के लिए भी दूंगा। तो आप अंत तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा। आइए सबसे पहले बजट के बारे में देखते हैं, बजट किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के और जो पिछला वर्ष गया, एक साल पीछे एक साल आगे और जो चल रहा है करंट, 3 साल का लेखा जोखा होता है इस बजट में। यूँ तो आपको पता होगा कि बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बाकी हम नहीं जाएंगे बजट के बारे में डिटेल से। अभी हम सिर्फ करंट इशू पे क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो बात करें बजट के बारे में तो आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है, जहाँ पर वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है। प्रॉपर बजट शब्द नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण। वही राज्य बजट का प्रावधान आर्टिकल 202 में है, ठीक। ये तो कुछ इतिहास के बारे में, संविधान के बारे में हमने चर्चा बताया कि बजट के बारे में कहाँ पर उल्लेख है, बता दिया। राज्य बजट के बारे में आर्टिकल 202, केंद्रीय बजट के बारे में आर्टिकल 112 में, ठीक। अब आइए चर्चा करते हैं प्रमुख आर्थिक बिंदु 2025-26 के बारे में। टोटल जो बजट इस बार पेश किया गया वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा विधानसभा में, वो है 1,01,175 करोड़ 33, यानी 1 लाख से ऊपर पहली बार उत्तराखंड राज्य सरकार ने बजट पेश किया है। 1,01,175, ठीक। अगर पूछा जाता है कि आपसे कि 2024-25 के लिए कितना बजट था, ठीक है, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे 89230, यानी 79,230 करोड़ रुपए का बजट 2024-25 में पेश किया गया था। यानी 2024-25 के सापेक्ष 13.38% ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिसे आप लोगों को नोट डाउन करना है, यहीं से नोट डाउन करना है ये, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ से आप नोट करते जाएंगे, या पहले वीडियो सुनिए तब जा करके आप इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोक राजस्व क्या होता है। अगर आप लोक राजस्व को समझ गए ना, तो आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को भी समझ जाएंगे। तो लोक राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंशियल उसे कहते हैं दोस्तों, सरकारी लेन देन को लोक राजस्व कहा जाता है। सरकारी लेन देन को क्या कहा जाता है? लोक राजस्व। अब लोक राजस्व दो प्रकार के होते हैं, यानी लोक राजस्व कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, और एक होता है दोस्तों सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय, ठीक। अब आपको सार्वजनिक आय को समझना है पहले। जब आप सार्वजनिक आय को समझ जाएंगे ना, तो आप राजस्व आय और पूंजीगत आय को भी समझ जाएंगे। राजस्व आय, सार्वजनिक आय उसे कहते हैं, सरकार के कुल आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है। फिर से कह रहा हूँ, सरकार के कुल आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है। और सार्वजनिक आय दो प्रकार का होता है। सार्वजनिक आय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो। एक तो हो गया राजस्व आय और एक हो गया पूंजीगत आय। अब ध्यान से सुनिए, राजस्व आय किसे कहा जाता है दोस्तों? वैसा आय
जिसे सरकार लौटाती नहीं है, वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है उसे कहा जाता है राजस्व आय। जैसे टैक्स है, आपसे ले लिया तो लौटाती नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। सबसे पहले सार्वजनिक व्यय को समझेंगे आप, ठीक है। सार्वजनिक व्यय, सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। और सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। एक वर्ष में एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक धीरे 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 होती है, उसे कहता है पूंजीगत व्यय। मतलब ये मान के चलिए कि एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक जो चलता है उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। ठीक है, जैसे सरकार ने कहीं पर पुल बनाना है, ठीक, तो ये हुआ पूंजीगत व्यय। और टोटल पूंजीगत व्यय इस बार राज्य सरकार ने रखा है 41,220 करोड़ का। 41,220 करोड़ का पूंजीगत व्यय। वहीं राजस्व व्यय, तो आप याद रखेंगे, यह एक ऐसा व्यय होता है दोस्तों जो अल्पकालीन होता है। यह एक ऐसा व्यय होता है जो अल्पकालीन होता है और छोटा होता है। जिस वर्ष यह प्रारंभ होता है दोस्तों, उसी वर्ष यह समाप्त भी हो जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे सहायता राशि आएगी, सब्सिडी आएगी, सैलरी आएगी, तो उसको कहते हैं राजस्व व्यय। तो इस बार का राजस्व व्यय कितना रखा है सरकार ने? 59,994 करोड़। 59,994 करोड़ राजस्व व्यय रखा है। ठीक, पूंजीगत व्यय मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, टोटल जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाता है? सार्वजनिक व्यय निकल करके आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ये, ठीक, इसे आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है प्राप्तियाँ। ठीक, अब कहाँ से पैसा आएगा? ठीक, तो सबसे पहले सार्वजनिक आय को समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को सार्वजनिक आय बता दिया, सरकार का कुल आय को ही सार्वजनिक आय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको राजस्व आय समझना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले, वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, जैसे टैक्स है। ठीक, फिर पूंजीगत आय, सरकार का वैसा धन जिसे सरकार को लौटाना पड़ता है। जैसे बैंक में आपने जो पैसे डिपॉजिट किए होंगे, बॉन्ड पेपर में जो पैसे आप लोगों ने डिपॉजिट किए होंगे, उसको कहते हैं पूंजीगत आय। ठीक, टोटल आप ऐड ऑन करेंगे, जोड़ेंगे, तो निकल करके आएगा 1,01,175 करोड़ .33, जो भी है आसपास इतना निकल करके आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को राजस्व आय बताया, पूंजीगत आय बताया, राजस्व व्यय बताया, पूंजीगत व्यय बताया। ठीक है, तो आइए इसको आप जब नोट डाउन करेंगे तो हम थोड़ा सा अब ऊपर जाते हैं दोस्तों। ठीक, प्रश्न यहीं पर था, इम्पोर्टेंट, हाँ, आप लोगों के लिए। अब हम बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ से अधिक का आय या व्यय प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, बात करें अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत जो व्यय है वो इतना करोड़ है लगभग, जो अब तक का सर्वाधिक है। बात करें ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद समान नागरिक संहिता के लिए 30 करोड़ रुपए, पेयजल तथा सिंचाई विभाग के लिए दोस्तों 490 करोड़ रुपए, भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ रुपए, जलवायु परिवर्तन के लिए दोस्तों 60 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बजट की थीम आप लोगों को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो बजट की जो थीम है वो है नमो।
बजट की थीम क्या है इस बार की? नमो। आपको याद रखना है NAMO, और ये चार बिंदुओं पर फोकस किया गया है। नमो, N से नवाचार, A से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, M से महान विरासत, और O से ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक, तो नमो आप याद रखना, इस बात की हमारी जो उत्तराखंड बजट की थीम है वो नमो है। नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक, वहीं बात करें 2024-25 की, तो ज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा और ज्ञान को भी इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। ठीक है, अब एक एक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। नवाचार, जो सबसे पहला जो थीम का जो फर्स्ट बिंदु था वो नवाचार, तो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करना, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल करना, ऊर्जा दक्ष पंप का निर्माण करना, फायर हाइड्रेट मशीन डेवलप करना, स्मार्ट मीटर लगवाना, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक का डेवलप करना, स्प्रिंकल प्रणाली, विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर स्थापित करना, साइंस सिटी को डेवलप करना, लैब, ऑनलाइन व्हीकल तथा स्मार्ट क्लास। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा एक सरसरी निगाहों से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आत्मनिर्भर उत्तराखंड, यानी N पे हमने चर्चा किया, A पे हम चर्चा कर रहे हैं अब। तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड में किन किन को फोकस किया गया, किन पॉइंटों पे? कृषि को, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष को भी। ठीक, ये आपको क्या याद रखना है, जो आत्मनिर्भर है ये सप्तऋषि पॉइंट पर फोकस किया गया है, यानी सप्तऋषि पर या सप्तऋषि के आधार पर डेवलप किया गया है। ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड क्या करना है, बनाना है। तो आपको क्या याद रखना है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड में इस बार सप्तऋषि पॉइंट कौन कौन से हैं? तो 7 पॉइंट है, आप लोगों को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सातों पॉइंट। एग्रीकल्चर, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, आपको ये साथ के साथ याद होना चाहिए। इसके बाद नमो बजट यानी जो थीम है, थर्ड पॉइंट महान विरासत, यानी उत्तराखंड को विरासत की श्रेणी में भी आगे ले जाना है। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ किया गया है और कंटिन्यू करना है। आदि कैलाश यात्रा, ओम पर्वत यात्रा दर्शन हेतु सुगमता, हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास करना है। हरिद्वार और हो गया, ये शारदा रिवर फ्रंट को भी विकसित करना है। ठीक है दोस्तों, नमो भारत की जो चौथा पॉइंट है इसमें ओजस्वी मानव संसाधन। ओजस्वी मानव संसाधन में जो ह्यूमन का जो रिसोर्स है उसको डेवलप करना, पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए एक हॉलिस्टिक अप्रोच तैयार करना। इसमें किन किन पे फोकस किया गया है? उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, स्टार्टअप प्रोत्साहन करना, रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां करना दोस्तों, नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बढ़ावा देना है। बात करें इसी में मानव संसाधन वाले में, छात्रवृत्तियां, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण, साइंटिफिक टेम्परमेंट को प्रोत्साहन करना, खेल सुविधाओं को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, कृषकों को प्रोत्साहन देना दोस्तों। तो ये उत्तराखंड सरकार के जो महत्वपूर्ण 4 बिंदु थे, यानी नमो जिस पर थीम है हमारी इस बार की बजट की, तो ये 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा किया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो निधि का प्रवाह, यानी रुपया आता कहाँ से है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, रुपया कहाँ से आता है। ठीक, तो आप भी ऐसा ही डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है उस पर मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा डायग्राम कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो पैसा कहाँ से आता है, तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व से सबसे बड़ा ज़्यादा पैसा सरकार के पास यहीं से आता है, राजस्व आय कहते हैं जिसे हम। ठीक है,
यानी राजस्व आय में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। ठीक, टैक्स से 29.38%। इसके बाद आपको याद रखना है 23.21 है, क्योंकि केंद्रीय सहायता इस बार कम हो गया है। 22.30 केंद्रीय सहायता है और 23.21% क्या है? लोक ऋण। तो लोक ऋण से हमें ज़्यादा मिलता है। प्रथम पे हो गया आपका टैक्स, दूसरे पे हो गया लोक ऋण, तीसरे पर हो गया केंद्रीय सहायता। 3 हो गया। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है दोस्तों, चौथे नंबर पे आप याद रखेंगे केंद्रीय करों में राज्यांश। ठीक है, जो डिविटेशन होता है यहाँ है आप लोगों का 19.46%। जो टैक्स लगाए जाते हैं इधर उधर बांटे जाते हैं, तो यहाँ से मिलता है आप लोगों का 19.46%। ठीक, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये चार आपको याद रखने मेजर। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है मैंने आप लोगों को बता दिया, टैक्स से। दूसरे नंबर पे कहाँ से आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लोक ऋण से। तीसरे नंबर पे कहाँ से आता है? केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको क्या याद रखना है? चौथे नंबर पे ये याद रखेंगे आप केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। इसके बाद रुपया जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा? ठीक, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। सब फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाता है आप लोगों का? अन्य खर्चा आ जाता है, अन्य व्यय। इसके बाद वेतन भत्ते पे आ जाता है रुपया जाता, दूसरे नंबर पर यहाँ है। तीसरे नंबर पे आप लोगों का है 12.13%। यहाँ जाता है ब्याज और लाभांश, नहीं पेंशन में। तीसरे नंबर पे जाता है पेंशन में। पहले नंबर पे जो व्यय इधर उधर जो खर्च करती है सरकार, जो इधर उधर देना होता है जहाँ भी। दूसरे नंबर पे वेतन पे, तीसरे नंबर पे पेंशन। ठीक है, तीसरे नंबर पे पेंशन। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है दोस्तों निर्माण कार्य और लघु निर्माण में। ठीक है, वहाँ पे जाता है 10.94%। ये आपको चार आपको याद रखना है। फिर चाहे तो आप पांचवें को भी याद रख सकते हैं, निवेश ऋण 9.11%। ठीक, इसे आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे FRBM अधिनियम का अनुपालन है। राजस्व आधिक्य हाँ है। राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के अंतर्गत हाँ है, ये आपको याद रखना है। लोक ऋण 32.5 की सीमा के अंतर्गत हाँ। अब आप कहोगे सर ये FRBM क्या है? तो दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फिजिकल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है ये। ठीक है, याद रखेंगे, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। अब यहाँ पे आ गया ज्ञान के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो 2024-25 का जो बजट था वो ज्ञान पर आधारित था। ज्ञान के बिंदु तो जी से था गरीब कल्याण, वाई से था युवा कल्याण, ए से था अन्नदाता और एन से था नारी यानी मातृशक्ति पर फोकस किया गया था। इस बार भी इन बिंदुओं को इंक्लूडिंग किया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा एक बार इन पे भी चर्चा करते हैं कि किस विभाग को या कहाँ पे कितना पैसा दिया गया है। गरीब कल्याण, मानव सेवा, नारायण सेवा। यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक, शहरी क्षेत्र के लिए वहीं प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़ दिया गया है। ठीक है, बात करें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 34.36 करोड़ रुपए जारी किया गया है, यानी प्रावधान किया गया है।
पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ रुपए। ठीक। युवाओं को सशक्त बनाना, देखते हैं इसमें युवाओं के लिए क्या क्या है इस बार। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट वाला सब नहीं लिखना है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत तो 15 करोड़, अलग अलग है इसमें। साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की सहायता हेतु 16.80 करोड़। जहां ये चंपावत में विज्ञान केंद्र बन रहे, विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 10 करोड़। ठीक, इसे आप जरूर याद रखेंगे। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ और चीज़ों का भी प्रावधान किया गया, ये आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उदयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़। खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़। उसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़। इसके बाद अन्नदाता के लिए ट्राउट जो मत्स्य पालन है उसके लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक। किसान पेंशन योजना के लिए दोस्तों यहाँ पे 42.18 करोड़ जारी किया गया है, याद रखेंगे। गंगा गाय महिला डेयरी विकास के लिए 5 करोड़। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा मिलेट मिशन योजना के लिए दोस्तों 4 करोड़। नारी सशक्तिकरण यानी मातृ शक्ति को बढ़ावा देने के लिए नंदा गौरा योजना के लिए दोस्तों लगभग 157.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण, ये इम्पोर्टेंट है, 29.91 करोड़। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो याद रखने हैं दोस्तों, कुछ खास नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है वहाँ पे। इसके बाद इस बार की बजट में इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी को भी फोकस किया गया, यानी इकोलॉजी पे भी क्या किया गया है, फोकस किया गया है। सबसे पहला सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो SDG है ना 17, जो इसमें गोल है जिसे 2015 से लागू किया है, 2030 तक अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस बार सतत विकास के लक्ष्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। पर्यावरण नीतियों को का निर्धारण किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया है। स्थित व्यापक पर्यावरण को सुनिश्चितीकरण कर पर भी इस पर क्या किया इस बार बल दिया गया है। महत्वपूर्ण योजनाएं से संबंधित जहां पे पैसा और दिया जाएगा, कैंपा योजना के लिए 395 करोड़। जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़। ये कैंपा योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वन रोपण, जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक। विभिन्न सेवाओं में व्यय का प्रावधान, इसके बाद ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे हम। अब कौन से विभाग के लिए कितना पैसा, पेंशन विभाग के लिए मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है, ये कुछ खास नहीं है। आर्थिक सेवाएं, ये भी आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें प्रमुख वित्तीय संकेत, ये इम्पोर्टेंट होगा। SGSDP आर्थिक विकास की यात्रा, ये इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा सा ये समझना है आप लोगों को। ठीक, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि GSDP का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब होता है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू राज्य उत्पाद बोले तो एक वर्ष में एक राज्य की सीमा के भीतर सभी आंतरिक माल और सेवाओं का बाजार मूल्य। ठीक है, एक वर्ष में एक राज्य की सीमा के भीतर, ठीक है, सभी आंतरिक और बाह्य और सेवाओं का बाजार मूल्य GSDP को कहा जाता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है,
देखो आयोग यहाँ से कैसे सवाल बनाता है, आपसे पूछ देगा 2021-22 का जीएसडीपी क्या था स्टेट का। तो आपको याद रखना है 2,54,966। यहाँ से नीचे रखिएगा याद, ऊपर का जरूरी नहीं है, ठीक है। 2022-23 कितना, 2022-23 में कितना था, 2,92,669 करोड़, ठीक। 2023-24 में कितना था, 3,32,997 करोड़। शॉर्ट में इतना आप याद रखेंगे, फर्स्ट डाटा बस। वहीं 2024-25 में 3,78,244 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के तीन तो आपको किसी भी हालत में याद रखना है। 2025-26 के लिए कितना रखा है, 4,29,307 करोड़, 4,29,307 करोड़। ये आपको तीन किसी भी हालत में याद रखना है। फिर से कह रहा हूँ, 2023-24 के लिए जो जीएसडीपी टोटल रहा वो रहा हमारा 3,32,997 करोड़ जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी। 2024-25 3,78,244। 2025-26 के लिए जो अनुमानित है वो 4,29,307 रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें, ये इंपॉर्टेंट होगा। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में, यानी 2023-24 में 3,32,000 मैंने आप लोगों को बताया ऊपर पे 2023 में। वहीं 2024-25 में 3,78,000 करोड़। वहीं जो 2025-26 के लिए जो रखा है वो 4,29,000, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी बताया ना मैंने यहाँ पे 4,29,307। वहीं 2024-25 के लिए 3,78,244। 2023 और 24 के लिए 3,32,000, वहीं तो है यहाँ पे। आप लोगों को ये याद रखना और लिखना भी है ये को इसको, ठीक है। बात करें राज्य की इकोनॉमिक की प्रति व्यक्ति आय, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2,46,178 थी। वहीं 2025-24-25 में 2,74,064। अब इस बार देखा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 11.33%, यानी 11.33%, ठीक। 11.33% की वृद्धि देखने को मिली है प्रति व्यक्ति आय में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको राष्ट्रीय से कोई लेना नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं पूछता है राष्ट्रीय से। तो ये 2023 और 2024 की प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का बता दिया 2,46,000, 2024-25 का 2,74,000, ठीक है। और जब 2026 में हम बजट पढ़ेंगे तो हम 2025 और 26 का पढ़ेंगे उस समय पे, ठीक। तो बात करें राज्य की अर्थव्यवस्था, तो कौन सा सेक्टर अभी कितना प्रतिशत योगदान की बताइए कि इकोनॉमिक सेक्टर उत्तराखंड में सबसे प्रथम नंबर पर कौन सा है, तृतीयक, द्वितीयक, फिर प्राथमिक, ऐसा है दोस्तों। तो याद रखिए राज्य की अर्थव्यवस्था का इस बार ऐसा है, ठीक। पहले तक क्या हुआ करता, ये फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था, ये दूसरे नंबर पर हुआ करता था, ये फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था। अब उल्टा हो गया, अब आपको फर्स्ट नंबर पर ये जाना है, दूसरे नंबर पर ये जाना है, और लास्ट आपको ये जाना है, ठीक है। तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। अगर योगदान की बात करें, तृतीयक का 46.71%, द्वितीयक का 43.46%, और प्राथमिक का 9.83%। ये मिलान करिए में आता है, ठीक। तो 3, 2, 1 ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। योगदान की बात करें तो, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बता दिया, द्वितीय क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मैंने बता दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल किस तरीके से आप लोगों को लोअर पीसीएस मेंस में या फिर पीसीएस मेंस में देखने को मिलेगा, आप क्या करिएगा, अच्छे से लिखिएगा, मैं एक दो प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, राजस्व आय से आप क्या समझते हैं। राजस्व, राजस्व आय
से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व आय किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, उसे राजस्व आय कहा जाता है। इतना ही लिखना होता है। और आपको याद रखना है, राजस्व आय में टैक्स को रखा जाता है। अब आप टैक्स देंगे तो आप क्या उसे वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। वही आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, पूंजीगत आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो पूंजीगत आय के बारे में लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ये भी बताया मैंने। सरकार का वैसा धन जिसे सरकार को लौटाना पड़े, जिस पर सरकार की देनदारी रहती है, जैसे बैंक है, बॉन्ड पेपर है। ठीक है, आपने सरकार के पास जमा किया है, बाद में सरकार आपको वापस लौटाती है दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक। और बाकी आपको क्या याद रखना है, एक घाटे की वित्तीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, या राजकोषीय घाटे को परिभाषित कीजिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके मेंस में। ठीक है, तो ये था आपका बजट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल, विंसर ईयर बुक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।